वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर 7/1/2021 के शिफ्ट 2 के मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे और बाकी जो भी आपका यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुज जो है अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मान लेते कि पंक्तियों की संख्या यक्स है, उसी के बराबर क्या होगी, प्रत्येक जो है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की भी संख्या उसी के बराबर होगी जितनी पंक्ति है। तो अगर पंक्ति यक्स है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की भी संख्या कितनी होगी, यक्स। यानी कि टोटल पौधे कितनी हो जाएगी, अगर पंक्तियों की संख्या यक्स है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी यक्स है तो यक्स इंटू यक्स कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा, टोटल आपका पेड़ों की संख्या आ जाएगी। यानी कि पौधों की संख्या यक्स स्क्वायर बराबर है टोटल पौधे कितने दिए गए हैं, 5625 दिया गया। तो यहाँ पर से यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर अंडर रूट में भेजेंगे तो 56 किसका अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट आपका हो जाता है 25, यानी कि 5 8 7 56, यानी कि ये आपका 7 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 75। 75 का वापस स्क्वायर आपका करेंगे तो यहाँ पर 5625 आ जाएगा। यानी कि 5625 किसका स्क्वायर होता है, 75 का। तो प्रत्येक पौधों में पंक्ति की संख्या कितनी, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी थी, तो 75 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेन देन में जो है हानि या फिर लाभ हुई या कितने प्रतिशत की हानि या फिर लाभ हुई है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि 9 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का सीपी नहीं, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और सीपी का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो यहाँ पर से जो है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 3 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5 यूनिट। यानी कि 3 यूनिट के सामान को कितना यूनिट में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो 3 का सामान 5 में बेचेगा तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है, क्योंकि 3 का सामान 5 में बेचा है तो 2 यूनिट का लाभ, 3 पर लाभ हो रहा है 100% यानी कि परसेंट में वैल्यू। तो हल करेंगे तो आपका पूर्णांक यानी कि डेसिमल में हमें डाला है। तो यहाँ पर आपका डेसिमल में आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 छक 18, 3 छक 18 यानी कि 66.66% आपका क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होती है। क्या होता है, √2 इंटू साइड विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो √2 इंटू साइड बराबर क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण का माप कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो साइड निकालने के लिए यानी कि वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 को 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि नीचे दिए आंकड़ों के आधार पर जो है पाई चार्ट बनाया जाता है तो फूड को निरूपित करने वाले वृत्त खंड का केंद्र कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फूड में जो है टोटल जो है नंबर ऑफ फैमिली यानी कि भोजन करने वाले जो है फैमिलीज की संख्या कितनी है, 400 है। कितने हैं, 400 है। और हमें क्या चाहिए, टोटल संख्या चाहिए, क्यों, तभी तो हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल पहले क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से जोड़ेंगे तो 250, 150, 400, 4 4 800 और 160 और 40 200, 800 और 200 कितना हो गया, 1000। यानी कि 400 जो है फूड में नंबर ऑफ फैमिलीज या टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने, 1000 है। और टोटल जो है अगर इसे जो है एक पाई चार्ट सर्कल यानी कि इस तरीके से अगर सर्कल में सभी को निरूपित किया जाएगा तो एक सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें जो है किसका चाहिए, 360 डिग्री से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, फूड का डिग्री में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेते 2 शून्य 1 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य चला गया, 36 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 डिग्री होगा। यानी कि फूड के द्वारा जो 144 डिग्री का वृत्तखंड का कोण बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अली किसी कार्य को जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है और बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने जो है चंदर को उनके साथ जो है कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंदर अकेले उस कार्य को जो है कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि अली जो अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में। बलविंदर को 20 से डिनोट कर देते तो बलविंदर अकेले कितने दिनों में कर सकता है काम को, तो 10 दिनों में कर सकता है। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 40 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। और 40 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि अली जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, यानी कि अली की कार्य क्षमता 5 है और बलविंदर की कार्य क्षमता 4 है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि वे दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में जो है पूरा करना चाहते हैं, 4 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। और किसकी मदद से, चंदर की मदद से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निकाल लेते कि अली और बलविंदर मिलकर 4 दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है अली जो है एक दिन में 5 काम करता है और बलविंदर जो एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे ये दोनों मिलकर, तो 5 और 9 कर लेंगे। और कितने दिनों तक करते, 4 दिनों तक करते। तो कुल कितना काम कर लेंगे, 36 काम कर लेंगे। टोटल करना हमें काम कितना था, 40 काम करना था। तो 40 में से 36 काम किया गया है, तो बचा हुआ काम कितना, 40 - 36 यानी कि 4 काम अभी भी बचा हुआ, जो कि इस 4 काम को किसके द्वारा किया गया होगा, इससे चंदर के द्वारा। और कितने दिनों में इस 4 काम को किया गया है चंदर के द्वारा, तो 4 दिनों में किया गया। तो इफिशियंसी निकालने का मैंने फार्मूला क्या बता रखा है कि टोटल वर्क बाई क्या हो जाता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल वर्क किया गया कितना है, 4 काम किया गया है। कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो यहाँ पर से किसकी कार्य क्षमता आ जाएगी, चंदर की कार्य क्षमता आ जाएगी। 4 से 4 चला गया, यानी कि चंदर की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो समय निकालने का मैंने क्या फार्मूला आपको बताया था कि टोटल वर्क बाई आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क यानी कि चंदर जो है अगर अकेले पूरा काम करता है तो काम कितना करेगा, 40 काम करेगा। कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। और नीचे क्या करेंगे, चंद्र की कार्य क्षमता लिखेंगे। तो चंद्र जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 1 की कार्य क्षमता से। तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा चंद्र, तो उस काम को चंद्र अकेले 40 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यानी कि √8 - 2√15 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो है एक तरीके से क्या बनाना है, a + b का अंदर में होल स्क्वायर बनाना। क्या बनाना, होल स्क्वायर बनाना। तो इसका जो है होल स्क्वायर बनाने के लिए जो है क्या होता है, पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab होता है। यानी कि ये जो 2 वो तो आपका ये आपका 2 के बराबर है। और ये जो √15 वो असल में क्या है, a × b का वैल्यू है। क्या है, a × b का वैल्यू है। और ये असल में जो 8 है वो असल में क्या है, a² + b² का वैल्यू है। तो ऐसा जो है √15 और 8 को किस तरीके से जोड़े कि गुना करने पर √15 और उसके स्क्वायर का योग करने पर 8 आ जाए। तो 15 को अगर हम यहाँ पर मान लें कि √5
माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर हमें a माइनस बी का, प्लस का नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि माइनस 2a भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, -√5 -√3 का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15√15 आ जाएगा, यानी कि यही आपका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, √5, क्योंकि होल स्क्वायर अंडर रूट है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, √5 माइनस √3 बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का माप का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि यह जो है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये जो है आपको मैंने जो है काफ़ी सारा ट्रिपलेट आपको बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर 6, 8 रहे 10 का ट्रिपलेट बनता है, उसी तरीके से 3, 4 का ट्रिपलेट रहे तो क्या बनता है, 5 बनता है, और उसी तरीके से 12, 5 रहे तो आपका क्या बनता है, 13 बनता है। फिर आपका बन जाता है यहाँ पर से 12 और 16 का रहे तो क्या बन जाता है, 20 बन जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो है 15 का रहे, और आपका यहाँ पर क्या रहे, 15 का रहे और 8 का रहे तो क्या बन जाता है, 17 का बन जाता है। उसी तरीके से 24 और 10 का रहे तो क्या बन जाता है, आपका 26 का बन जाता है। फिर आपका 24 और 7 का रहे तो कितना बन जाता है, 25 का बन जाता है। तो ये सारे ट्रिपलेट मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये सारे अगर ये ट्रिपलेट जब भी आपको देखने को मिले तो ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट मैंने यहाँ पर बताया है कि क्या है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट अगर बना रहे हो तो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में जो है 18 मिनट लगते हैं, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को जो है 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। तो करना कुछ नहीं है, 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है, यानी कि 36 मिनट बाद वे फिर से जो आरंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर जो है 34 में से 19 जाएगा, 34 में से आपका 19 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15, और 45 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो है पूरा मिडिल ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3। यहाँ पर जो हल कर लेंगे 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। बाकी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लेते। तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस ये आपका क्या है, 5 × 1/2 × 12 था, तो 2 से तो 12 6 बार में चला गया, यानी कि कितना बचा, 6 × 5 = 30। यहाँ पर कितना, -3। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 30 और 3 33, तो 20 में से -33 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -13 आपका आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर -13 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि रेखा ग्राफ 2012 से 2016 तक ए के उत्पादन को दर्शाता है, यानी कि ये ग्राफ जो है ए के जो है प्रत्येक वर्ष के जो है उत्पादन को दर्शाया गया है कि कितना उत्पादन होता है। फिर जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2012 से 2012 में जो उत्पादित कार बी की संख्या और 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, 2012 में। तो 2012 में जो है ए के द्वारा उत्पादन कितना था, तो 850 था। कितना था, 850 था। और यूनिट में जो है कितना प्रोडक्शन था, यहाँ पर ये जो है आपका प्रोडक्शन दिया गया है ए और बी का प्रत्येक साल में। तो कितना यूनिट था 2012 में ए का, तो 17 यूनिट था। तो टोटल 850 थी, तो 17 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, × 16 कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, 2012 में कार बी का उत्पादन निकल जाएगा। तो यहाँ पर से ये जो आपका क्या बन गया, एक रेशियो बन गया। फिर जो है आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जो है 2014 में। तो 2014 में जो है क्या पूछा जा रहा है, ये
उत्पादित कार्य एक की संख्या, तो 2014 में तो एक की संख्या यहाँ पर दिया ही गया है, कितना है 630 है। इन दोनों का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो जो भी कट रहा है यहाँ पर से काट लेंगे, तो 0 0 आपका यहाँ पर से चला गया, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 16 × 5 = 80, अनुपात कितना आ जाएगा 63 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विरंजक गुणक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जब इस तरीके का माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है और आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे, यानी कि जो है CV पूछे, क्या पूछे, CV पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। क्या कर देते हैं हम लोग, माध्य बट्टा मानक विचलन बट्टा, क्या कर देते हैं, मानक विचलन बटा क्या कर देते हैं, माध्य, इंटू क्या कर देते, 100 कर देते। हल कर लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विरंजक गुणक निकल जाएगा। तो मानक विचलन आपका कितना दिया गया है 5, माध्य कितना दिया गया है 25, इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, 5 चौक 20% आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न जो है 1/3, 4/7 और 2/5 के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जो है व्यवस्थित किया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है बेस को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 105। सभी भिन्न में क्या कर देंगे, 105 गुना कर देंगे, यानी कि 1/3 × 105, 4/7 × 105 और 2/5 × 105 कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 7 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बार में, और यहाँ पर 3 से जो है कितना हो जाएगा 35 बार में, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 35 आ गया, ये यहाँ पर 15 चौक 60 आ गया, ये आपका कितना आ गया 21 दूनी 42। तो हमें क्या चाहिए, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 35। 35 किसका माना है, 1/3 का, यानी कि सबसे छोटी संख्या 1/3 है। उससे बड़ी कौन सी है, 42। 42 किसका मान था, तो 2/5 का, यानी कि उससे बड़ी संख्या 2/5 और उससे सबसे बड़ी कौन आई, 60, जो कि किसका मान है 4/7। तो ये आपकी क्या हो गई, आरोही क्रम में बैठ गई। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भावना ने जो है 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष जो है 7 जून को ऋण चुका दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसे जो है अपनी ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, P × R × T/100, ये आपका क्या हो जाता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, तो 4500 रुपये दिए गए हैं, इंटू रेट यानी कि दर कितना दिया गया है 15%। हमें क्या चाहिए, समय की, समय कितना लग रहा है। तो यहाँ पर जो है 26 मार्च से शुरू हुआ है, 7 जून तक जो है क्या लगा है, ब्याज लगा है। तो टोटल कितने दिन ब्याज लगे, तो यहाँ पर से 26, 5, 31 यानी कि 5 मार्च के बाद आपका कौन सा होगा, अप्रैल, तो 30 दिन, मई के बाद क्या हो जाएंगे, जून। तो जो टोटल जोड़ देंगे आपके दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 7, 5, 12, 1, 13, हाथ में 1, 3, 3, 6, 7, यानी कि टोटल जो है कितने दिन तक ब्याज लगे, 73 दिन में। तो ये जो आपका समय लिखा था वो हमेशा किस में होना चाहिए, साल में होना चाहिए। तो 73 दिन को साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, समय साल में निकल जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 73 से काटेंगे 365 तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से आपका 45 9 बार में चला गया। तो 15 नमा आपका कितना आ गया, 135 रुपया आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था 45 रुपया और उस पर साधारण ब्याज कितना मिला 135 रुपया। तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना आपका हो गया 4635 रुपये हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है क्या है, पूर्णांक में दिया गया है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16 3 19/4 माइनस 3 तिया 9 1 10/3। फिर आपका क्या है, भाग है। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12 प्लस जो कट रहा है यहाँ पर सभी गुना में है तो जो कट रहा है काट लेंगे, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, 3 से 9 3 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना बचा 1/3। हल कर लेंगे, यहाँ पर से जो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 19 तिया 57, 57 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 17। भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप आ रहा है कितना, यहाँ पर 3/20 आ रहा है, यानी कि 3/20 को क्या लिख सकते हैं 20/3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस 1/3, तो हल कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 4 पचे 20, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 17 पचे 85 बटा 3 तिया 9 प्लस 1/3। हल करेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो गया 9, यहाँ पर से 3 तिया 9 यानी कि 85 या 3 कितना हो जाएगा 88, 88/9 को पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 7 88, यानी कि 9/9/7 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को जो है कितना मूल्य जो है अंकित करना होगा। तो जब आपका रिलेशन क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में बने और छूट और लाभ दिया हुआ रहे, तब जो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना होता है, फार्मूला क्या हो जाता है CP/MP, यानी कि क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर आपका क्या हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस आपका क्या हो जाता है प्रॉफिट परसेंट होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्रय मूल्य जो है कितना दिया गया 360 रुपये, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हमें निकालना है तो MP से डिनोट कर देते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में से 10% गया तो कितना बचेगा 90% बटा प्रॉफिट कितना है 25%, तो 100 प्लस 25% आपका कितना हो जाएगा 125%। 90 से 360 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, मार्क प्राइस बराबर आपका आ जाएगा 125 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48 5 चौक 20, यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना आ गया 500 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो करना कुछ नहीं है, पहले बेचने पर हानि हो रहा था, दूसरे बार अगर 140 में अधिक बेचता है तो 4% का लाभ होता है। तो ये दोनों जो परसेंट वैल्यू दिया गया उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 10 4 14% था। जो रुपया दिया गया ये 14% के बराबर ही दिया गया। तो वैल्यू कितना है रुपये में 140 रुपये, तो 14% का वैल्यू कितना है 140 रुपये। यहाँ पर से 1% का वैल्यू आएगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। और आपको पता होना चाहिए, और मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि CP जो है यानी कि क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। तो हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 10 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जो है बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय में जो है पानीपत पहुँचती है, जो करनाल से जो है 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग जो है 12.5 मिनट के लिए रुकी, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है बोला गया, यहाँ पर आपका क्या है रेलगाड़ी R से डिनोट कर देते हैं और बस आपका तो B से। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है बस से कितना 1 यूनिट अधिक है। यानी कि अगर बस की चाल 2 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट अधिक किसकी चाल है, रेल की चाल है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल है। तो हमें तो रेलगाड़ी और बस की चाल का अनुपात पता चल गया। समय भी यहाँ पर जो है समय हम लोग मान लेते कि रेलगाड़ी के द्वारा जो है x मिनट का समय लिया जाता है।
कितने समय लिया जाता है, x मिनट का, यानी कि अगर बिना रुके वो चले तो 75 किलोमीटर की दूरी को x मिनट में तय कर लेता है। लेकिन उसी दूरी को बस जो है कितना समय में तय करेगा, x प्लस 12.5 मिनट, यानी कि 12.5 मिनट को लिख सकते हैं 25/2 मिनट में तय करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर से, ये आपका क्या हो गया, इफिशिएंट यानी कि स्पीड हो गया, ये आपकी स्पीड है, ये आपके टाइम का अनुपात हो गया, ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से जो है स्पीड कितनी है, 3 यूनिट है, कितनी है 3 यूनिट, और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, x मिनट, यानी कि ये क्या हो गई, कुल दूरी निकल गई। इसी दूरी को क्या करता है बस भी यानी कि तय करता है बस के द्वारा। तो बस की चाल कितनी है, 2 है, समय कितना लेता है, x प्लस 25/2 मिनट लेता है। तो ये जो हम लोगों ने चाल माना वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोगों ने चाल माना है। तो समय भी किस में होनी चाहिए, घंटा में होनी चाहिए। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय किस में होनी चाहिए, घंटा में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है घंटा में चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ भी 60 से भाग करेंगे, यहाँ भी 60 से भाग करेंगे, 60 और 60 तो कट ही जाएगा आपका, यानी कि कोई भी ज़रूरत नहीं है उसे चेंज करने से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल करेंगे, यक्स का वैल्यू पहले लाएंगे। तो यहाँ पर से जो आपकी क्या निकल जाएगी, यहाँ पर से आपका समय निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर से पहले समय निकाल लेते तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 3x 2x, यानी कि x बराबर आपकी कितनी आ जाएगा, 2 2 चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपकी कितनी आ गई, 25 मिनट आ गई। कितनी आ गई, 25 मिनट आ गई। यानी कि उसकी चाल अगर 3 यूनिट है तो उस हिसाब से जो है दूरी तय करने में कितना समय लेता है, 25 मिनट का समय लेता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है रेलगाड़ी के द्वारा इस जो 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है उसका समय पता चल गया। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया गया, 75 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है कि तय करता है 75 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करता है। तो दूरी किलोमीटर में है तो समय भी किस में होनी चाहिए, घंटा में होनी चाहिए। तो 60 से अगर 25 को भाग देंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर से ही गुना कर देते। तो यहाँ पर से आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, किसकी, रेलवे की, यानी कि रेलगाड़ी की आ जाएगी। तो हल कर लेते, 25 दिया कितना हो गया 75, तो 60 दिया आपका कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, तो ट्रेन की चाल आ गई, यानी कि रेलगाड़ी की। यहाँ पर सॉरी आपका रेलगाड़ी का नहीं पूछा जा रहा, किसका पूछा जा रहा है, ये आपका पूछा जा रहा है इसका, यानी कि बस का पूछा जा रहा है। ये रेलगाड़ी का नहीं पूछा जा रहा, बस का पूछा जा रहा है। मैंने गलती से रेलगाड़ी का निकाल लिया। तो चलिए यहाँ पर से जो है ट्रेन का निकल ही गया, तो यहाँ पर से बस का कैसे निकाल लेंगे। 3 यूनिट का वैल्यू कितना 180 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 60 दूनी आपका कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस की चाल कितनी आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर से जो है आपका आ गया। तो ट्रेन की भी चाल अगर आपसे पूछ ली जाती तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि प्रज्ञा ने जो है अपने जन्मदिन की पार्टी में जो है 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को जो आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या जो है 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है यूनिट में कितने पुरुष थे, 7 यूनिट, 60 यूनिट, टोटल पुरुष कितने थे संख्या में 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और टोटल मेहमान कितने थे यूनिट में, तो 7 और 6 13 यूनिट थे। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 लोग हैं तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 8 आपका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104, यानी कि टोटल जो है पार्टी में 104 लोग शामिल थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 109/100 का दशमलव अब विस्तार जो है क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, बाय ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, बाय ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चेक करके भी मैं कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 100 प्लस आपका 0 प्लस आपका कितना हो गया 9, तो वापस आपका कितना आ जाएगा 109/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय ऑप्शन आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या में जो है 10% की वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष में वह जनसंख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या कितनी है 20,000 है, तो अगले वर्ष में 10% की वृद्धि होगी। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000।
20% का 10% कितना होगा 2000, तो 2000 इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22,000, यानी कि अगले वर्ष में जनसंख्या 22,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए समीकरण के लिए जो है a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या गया कि tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a बराबर tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। तो इस तरीके का प्रश्न का जो है सबसे बेहतर तरीका होता है कि यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू पुट कर दे बाई ऑप्शन से मानकर। तो बाई ऑप्शन से जो है यहाँ पर जो है दो ऑप्शन यहाँ पर मिलाकर एक ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और 2π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 6 दूनी 12, यानी कि 120 डिग्री। यहाँ पर यानी कि हम लोग पुट करके देख लेते एक बार 60 डिग्री और एक बार 120 डिग्री पुट करके देख लेते कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 प्लस आपका tan 2a, तो 60 दूनी 120 तो 90 प्लस 30 यानी कि cot 30 माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा -√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -√3 और 60 180, तो tan 180 का मान कितना हो जाएगा 0 बराबर tan a का, तो यानी कि 60 डिग्री का मान √3, 2a का -√3 कितना हो जाएगा -√3 और tan 3a यानी कि 180 का मान कितना हो जाएगा 0। तो इधर भी आपका कितना हो गया 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 और यहाँ पर से प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि आपका 60 डिग्री तो यहाँ पर आपका बिल्कुल पुट हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग 120 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। 120 डिग्री पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90 प्लस 3 यानी कि -√3, कितना हो जाएगा -√3। फिर आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो कितना हो गया आपका 180 प्लस 60, तो कितना हो गया आपका 180 प्लस 60 यानी कि कितना हो जाएगा 10, ये आपका क्या हो जाएगा +√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +√3 और आपका 12 तिया 36 यानी कि tan 360 का भी मान कितना होता है 0 होता है, बराबर आपका tan 120 का मान कितना होगा -√3, उसी तरीके से +√3 tan 2a का यानी कि 120 दूनी 240 डिग्री का और tan 3a का 12 तिया 36 0 मान होगा। तो इधर भी आपका 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस माइनस कट गया तो 0, यानी कि आपका 120 डिग्री पुट करने भी आ रहा है, यानी कि यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि बाई ऑप्शन से वैल्यू पुट करके निकाल ले आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर जो है अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले जो है 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन के बाद बलवीर जो है उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से सबसे पहले जो है बोला गया कि अमित जो है किसी कार्य को 15 दिन में और बलवीर जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या करेंगे 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 30, 30 को 15 से भाग करेंगे 2 आएगा, 30 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि अमित की कार्य क्षमता 2 है और बलवीर की कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है तो अमित जो है एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो उसने जो है 3 दिनों तक कितना काम कर लिया होगा। अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में टोटल कितना काम कर लेगा 6 काम। टोटल करना कितना काम है 30 काम करना है, तो 30 में से 6 काम अभी तक हुआ तो बचा हुआ काम कितना है, तो 30 - 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 काम अभी भी बचा हुआ है, जो कि अब किसके द्वारा किया जाएगा ये यानी कि 3 दिन के बाद जो है बलवीर भी उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि अब जो है जो बचा हुआ काम है उसे कौन करेंगे अमित और बलवीर मिलकर करेंगे। तो मिलकर जो है कितना काम करते 3 और 2 5 काम करते एक दिन में। तो यहाँ पर जो है समय निकालने का मैंने क्या फार्मूला बताया था, टोटल वर्क बाई आपका क्या हो जाता है इफिशियंसी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क यानी कि बचा हुआ काम कितना है 24, कितने की कार्य क्षमता से करेगा 5 का, तो समय यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 4.4/5। तो ये तो आपका आ गया कि बचा हुआ काम इतना समय में करेगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल काम कितने समय में हुआ, तो बचा हुआ काम जो है इतने समय में हुआ और पहले जो है अमित ने कितना दिनों तक काम किया था 3 दिनों तक और काम किया था, यानी कि +3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 7.4/5। ये जो है टोटल इतना दिनों में काम समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है शांत दशमलव है।
शांत दशमलव पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। शांत दशमलव इंग्लिश में आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे कि हिंदी में शांत दशमलव कहा जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसे कहते हैं जिसका जो है कभी भी कोई भी अंत ना हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो है 15 से 600 को यहाँ पर काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में, यानी कि आपका कितना बच गया, 1/40। तो 40 से जब भाग देंगे 1 को तो कितना बार में आपका चला जाएगा, 0 पॉइंट, आपका फिर से 0, तो 40 दूनी 80, 40 पचे 200, यानी कि 0.025 आपका क्या आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन जब जैसे कि अगली संख्या 29 है, 29 से यानी कि 343 से क्या करना है, 29 को भाग करके देखना, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, 0 फिर से 0, तो 3 नमा 27, यानी कि ये जो है आगे जितने बार भी भाग करेंगे इसका कभी भी क्या होगा, अंत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 40 से भाग देने पर 1 को यह कहीं ना कहीं पर पूर्णता भाग हो जा रहा है, लेकिन जब इस तरीके के संख्या को भाग देंगे तो इनका कहीं भी अंत नहीं होगा, यानी कि अनंत तक ये विभाजित होते जाएंगे। इस तरीके के संख्या को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है जिसका कि कोई अंत ना हो, यानी कि अशांत डेसिमल कहा जाता, अशांत दशमलव कहा जाता है। लेकिन जिसका अंत हो जाए भाग करने पर, जिसका जो है अंत हो जाए भाग करने पर, वो आपका क्या हो जाता है, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो एक तरीके से 15/600 आपका क्या है, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच इतना अनुपात में जो है विभाजित किया गया। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है। तो ये जो आपका राजीव था, ये आपका केवल था, ये आपका अमित था। तो केवल का हिस्सा जो है यानी कि अमित का हिस्सा केवल से कितना अधिक है यूनिट में, ये 3 है, ये 7 है, तो कितना अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। तो 4 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना है, 15 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 15/4, कितना हो जाएगा, 15/4। हमें क्या चाहिए, टोटल जो है धनराशि चाहिए। तो धनराशि कितनी है टोटल यूनिट में, तो 7, 3, 10, 2, 12, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15/4 है तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 12 से गुना कर देंगे। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 15 तिया 45 रुपये टोटल हो जाएगी धनराशि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि निम्न संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एरिया। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये अलग फिगर है, ये आपका क्या एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका क्या एक तरीके से रेक्टेंगल है, यानी कि क्या है, आयत है ये एक तरीके का। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि इसे ए मान लेते, इसे बी मान लेते, यानी कि हमें क्या चाहिए, ए और बी का क्षेत्रफल का योग चाहिए। तो पहले ये जो है रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, 19 है, और चौड़ाई कितनी है, 6 है। तो 19 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 114 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये सब तो नहीं है, यानी कि यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो 114 यूनिट स्क्वायर ये आपका रेक्टेंगल का हो गया। इसका जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है। तो टोटल ये लंबाई कितनी है, इधर 19 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, 12 है। तो 19 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी आ गई, 7। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो आपका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 6। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 7 या 21, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 21। तो ए का वैल्यू 114 और बी का वैल्यू कितना है, 21। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 4 1 5 और 11 2 13, यानी कि 135 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया इसका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ कोण बी और डी क्रमशः जो है 7x - 30 डिग्री और 5x डिग्री है, हम कह सकते हैं कि x का मान जो है किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कैसा, ये जो है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये आपको पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है। ये जो है पैरेललोग्राम का एडजेसेंट जो एंगल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसके एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि असल में आपका क्या होगा, 7x माइनस 30 डिग्री बराबर किसके होंगे, 5x डिग्री के बराबर होंगे। हल करेंगे यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 7x में से 5x गया तो कितना बचेगा, 2 उधर जाएगा, 30 तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री, कितना आ गया, 15 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घन का विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8√3 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, घन का विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर जो है आपके सबसे पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। और टोटल विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 8√3। तो √3 से √3 चला गया तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 8। तो आयतन का फार्मूला फिर आपको पता होना चाहिए। तो आयतन के फार्मूला क्या हो जाते हैं आपके, साइड क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा की लंबाई कितनी है, 8। तो 8 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, घन का वॉल्यूम यानी कि टोटल आयतन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अंक है यानी कि 3 + 2√5 है, वो कौन सी संख्या है। तो या सम्मिश्र संख्या यानी कि इंग्लिश में जो इसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर प्राकृतिक संख्या, हिंदी इंग्लिश में इसे जो है क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या, मैंने कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं जिसका जो है कोई भी अंत नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर जो है बोल दे कि हम यहाँ पर 3 + -4 का अंडर रूट, तो ये असल में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ये आपका क्या बन जाएगा, 4 प्लस यानी कि 3 + 4 पे ये क्या बन जाएगा, आपका आयोटा बन जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट, ये जो आपका क्या है माइनस जो 4 का अंडर रूट, ये एक तरीके से क्या है, इमेजनरी नंबर है। ये आपका क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो जब भी, और ये आपका क्या है, ये आपका जो है रियल नंबर है। ये आपका क्या है, रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपका हो जाता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जो भी अनंत तक जो आपके संख्या जाती है उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। और परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर उसे कहा जाता है जिसे a/b फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर उसे कहा जाता है जिसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। तो ये जो आपका √5 यहाँ पर दिया गया है, तो √5 का कोई भी निश्चित मान नहीं होता है। अगर √5 का बेसिक से निकालने के लिए जाएंगे तो √5 का कोई भी एक निश्चित वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू कहीं पर अंत नहीं होता है। इसका अगर हल करेंगे बेसिक से जाकर तो इसका वैल्यू जो अनंत तक चलता हुआ जाएगा। तो ये आपका अनंत तक हमें संख्या ही नहीं पता है कि कितना कहाँ तक अंत होगा, तो यह जो संख्या अंत ही नहीं हो रही उसे क्या करेंगे, a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, आपके अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो मैंने आपको चारों बता दिया है कि कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई में आपको बता दिया, सिंपल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चूंकि 48 और 144 का महत्तम समावर्तक 48 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा।
तो दोनों संख्याएं दी गई है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणज बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहले संख्या कितनी है 48, दूसरी कितनी 144, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया 48, एलसीएम हमें क्या करना है निकालना है। हल करेंगे 48 से 48 चला गया तो एलसीएम कितना आ गया 144। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट कंपटीशन, यानी कि प्रत्येक साल में जो है कितना कितना प्रतिशत लोगों ने जो है भाग लिया है वो जो है दिया गया है। और यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर से जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या मानते हुए कि 200 है। कितना है 200 मानते हुए, यानी कि ये जो है टोटल इतने सालों में जो है कितने जो लोगों ने जो है प्रतियोगिता में भाग लिया, तो 200 लोगों ने टोटल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 और 16 में हुए अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता के संख्या का अंतर कितना है। तो जितना प्रतिशत में अंतर होगा उसी हिसाब से संख्या में अंतर हो जाएगी। तो 2015 आपका कौन सा था, पीला वाला, 2016 कौन था, ब्लू वाला। तो ये आपका 2015 में 2% है, 2016 में कितना है 14%। तो परसेंट में अंतर कितना है 12%। तो हमें क्या चाहिए 200 का 12% वैल्यू चाहिए। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, 2 शून्य चला गया, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन XYZ एग्जाम फ्रॉम वेरियस स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड 2012 टू 2018, यानी कि 2012 से लेकर 18 तक जो है XYZ एग्जाम में, यानी कि जो भी एग्जाम का ये नाम दिया गया XYZ, यानी कि 2012 से लेकर 2018 तक अलग अलग जो है राज्यों में ये जो है प्रत्येक साल में अलग अलग राज्यों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर यानी कि पास हुए उनकी संख्या दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 में सभी राज्यों में कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। तो 2012 यानी कि पहले वाले, इसे क्या करना है हमें टोटल जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है कितना 100 200, तो 200 1 300, 3 3 600, 600 500 कितना हो जाएगा 1100, यानी कि टोटल छात्र कितने अपीयर हुए थे 2012 में 1100। टोटल कितने राज्यों के, 4 राज्यों के। तो 4 से भाग कर देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो 4 से यहाँ पर आपका कितना बार है, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, तो आपका 2 बचा, तो 4 5 20, यानी कि 275। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय, ये जो आपका पिछले वाला ही ग्राफ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता में कुल संख्या 200 मानते हुए 2012 13 17 18, तो 12 13 और 17 18 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका 12 13 और फिर इधर आपका 17 18, इस सभी का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। तो इनका योग निकालने से पहले इनके प्रतिशत का योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 22 आपका हो जाएगा 2 1 3 4 4 और 2 6 यानी कि 60 और 16 आपका कितना हो जाएगा 76, यानी कि हमें क्या निकालना होगा 200 का 76% निकालना होगा। तो परसेंट है तो नीचे 100 चला जाएगा, 2 शून्य चला गया, जो 76 दूनी आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यानी कि 152 टोटल स्टूडेंट इन 4 सालों में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।